बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। फ़ुटबॉल का आलमी मेला 20 जुलाई को अपने अख्तिताम को पहुँचेगा और देखते हैं कि कौन सी टीम फ़तह का ताज अपने सर पर सजाने में कामयाब होती है। दिफाई चैम्पियन अर्जेंटाइन की टीम तो इस टूर्नामेंट में मौजूद है, लेकिन मिस्र के ख़िलाफ़ मैच में जिन तनाज़ात ने जन्म लिया उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि फ़ीफ़ा जो है वो अब बाइस्ड हो गई है। बहुत सारी बातें क्वार्टर फाइनल मरहले में जो टीमें 8 टीमें पहुंची हैं उनमें से 6 टीमें जो हैं वो यूरोप की हैं और एक टीम अर्जेंटाइन साउथ अमेरिका की, जबकि एक टीम मराकश जो है उसका ताल्लुक़ अफ्रीका से है। तो अब देखते हैं कि कौन सी टीम आगे की तरफ बढ़ती है और कौन सी टीम इस वर्ल्ड कप को जीत कर कामयाबी अपने दामन में समेटती है। बहुत सारी बातें जिन पर हम डिस्कस करेंगे इस आलमी कप फुटबॉल टूर्नामेंट के हवाले से, रेफरिंग के मयार के हवाले से, VAR वीडियो जो असिस्टेंट रेफरी है उसके हवाले से भी बात करेंगे, जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं। फिर रफ़ प्ले जो पैराग्वे की टीम ने रफ़ प्ले किया उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम डिस्कस करेंगे। और अमूमन हम तो क्रिकेट के प्रोग्राम करते हैं, लेकिन चूँकि फ़ुटबॉल का आलमी कप ये हो रहा है और 4 साल के बाद होता है, तो बहुत सारी चीज़ें जिन पर हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था और आज भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल फ़ुटबॉलर, कोचिंग पे भी आ गए हैं, औरंगज़ेब शामिल, और बड़े अच्छे अंदाज से, चूँकि इनकी नॉलेज ज़्यादा है तो बड़े अच्छे अंदाज से ये तमाम चीज़ों को, जिसे कहते हैं दरिया को कूज़े में बंद करना, उस तरीके से ये फ़ुटबॉल के हवाले से अपनी राय का इजहार करते हैं। इनके साथ मौजूद हैं फ़ुटबॉल तज्ज़ियाकार ज़ैगम अब्बास साहब, जो गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में 2022 के वर्ल्ड कप में जो कतर में हुआ उसमें भी हमारे साथ मौजूद थे और फ़ुटबॉल के मामलात पर ये भी नज़र रखते, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने इन दोनों मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं औरंगज़ेब शामिल से। औरंगज़ेब, कैसे देखते हैं इस वर्ल्ड कप को? यूरोप की टीमें, क्योंकि यूरोप में लीग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, 6 टीमें यूरोप की क्वार्टर फाइनल में आ चुकी हैं। साउथ अमेरिका की टीम और ख़ास तौर पर लोगों को पुर्तगाल के हारने का बड़ा दुख है, फिर ब्राज़ील भी आउट हो गया है। तो आप ओवरऑल कैसे देखते हैं जो इब्तिदाई मैचेस हुए क्वार्टर फाइनल से पहले तक, जो राउंड ऑफ 16 तक के? बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपका प्रोग्राम में इनवाइट करते रहते हो। वर्ल्ड कप के हवाले से बातचीत हमारी होती रही थी, हमने पहले भी प्रोग्राम पर आपसे बात की थी। शायद आपको पता भी है, मिस्र की टीम का मैंने मेंशन किया था, इजिप्ट की टीम का। ये आप सरप्राइज़ पैकेज के नाम से मैंने कहा भी था कि एक सरप्राइज़ पैकेज होगा, लेकिन बदकिस्मती से नॉकआउट मैचेस खेलिए वर्ल्ड कप। बिल्कुल कंट्रोवर्शियल डिसीजन की वजह से वो टीम बाहर हो गई। बहरहाल राउंड ऑफ 16 के जितने भी मैचेस हुए उनमें सबसे बड़ा जो शुरू में शौक लगा था वो ब्राज़ील का लगा था। ब्राज़ील जो सूरत हाल से बिल्कुल बरक्स खेली, जो एक्सपेक्टेशन थे ब्राज़ील की टीम से कि शॉर्ट टच पासेस खेलते हैं, लेकिन टोटली बेबस दिखाई दी और वो ब्राज़ीलियन टीम उस तरह नहीं लगी, बल्कि उसके अपोजिट नॉर्वेजियन टीम उस तरह हावी नज़र आई और शॉर्ट टच पासेस। ये फुटबॉल की फील्ड का 120 गज जो लंबाई होता है, शायद ही कोई ऐसा एरिया रह गया होगा या नॉर्वे की प्लेयर ने टचेस नहीं किए। तो ब्राज़ील टीम पर बिल्कुल वो पे दर पे हमले भी कर रहे थे। आपने देखा एरिक हालैंड 2 शानदार गोल स्कोर किए थे। क्या जबरदस्त ब्राज़ीलियन टीम को पहले आप में पेनल्टी भी के अवार्ड किया गया, लेकिन फ़ायदा ना उठा सकी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो ब्राज़ील के मेन प्लेयर थे नेमार, वो फुल्ली फिट नहीं थे, फिर वो विनी जूनियर जिन पे बहुत रिलाय कर रहे थे वो भी इतना अच्छा नहीं खेल पाए, यही वजह है शिकस्त की? विनीसियस जूनियर देखें, रियल मैड्रिड में एक सुपरस्टार की हैसियत रखते हैं, एम्बापे के साथ खेलते हैं, किलियन एम्बापे के साथ। वो बिल्कुल गोल स्कोर जो शीट होता है उसको शेयर भी करते हैं दोनों। लेकिन एक तरफ देखें किलियन एम्बापे हैं, वो पूरा एक बोझ उठाए हुए फ्रांस की टीम का और खेल रहे हैं, कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। और आज फ्रांस, हर जुबान पर आम है कि फ्रांस पाकिस्तान से लेकर यूरोप से लेकर अमेरिका तक लोग कह रहे हैं कि फ्रांस की टीम फेवरेट है। इस टीम का कम्बिनेशन अपनी जगह पे, लेकिन किलियन एम्बापे पर इसका सहरा जाता है। दूसरी तरफ विनीसियस जूनियर जैसे खिलाड़ी टोटली इनफेक्टिव नजर आए और बिल्कुल मायूस कुन कारकिर्दी का मुजाहरा किया, बिल्कुल एडलेस चिकन की हैसियत से नॉर्वे की तरफ, ब्राज़ील की तरफ से खेलते हैं। और दूसरी तरफ एरिक हालैंड काफ़ी नुमाया नजर आ रहे थे और पूरे मौके की तलाश में थे। जो उनको बॉक्स के अंदर मौका मिला और उसने बिल्कुल फ़ायदा उठाया, ब्राज़ील पर 2 गोल दागे। आज वो ब्राज़ीलियन टीम जो दुनिया पर राज करती थी बिल्कुल बेबस दिखाई दी और बगैर कोई ऐसा दिलकश फुटबॉल दिखाए वर्ल्ड कप से बाहर। नहीं, मैं इससे पहले ज़ैगम साहब की तरफ जाऊं, लियारी में सुना शोक का समा था जब ब्राज़ील हारा। लेकिन जब भी ब्राज़ील की टीम वर्ल्ड कप से आउट हो जाती है तो लोग पूछते हैं लियारी में क्या हाले वाल है, सारे साफ़ी हज़रात, जर्नलिस्ट। तो मैं ये कहता हूँ जब ब्राज़ील वर्ल्ड कप से आउट हो जाती है तो वहाँ ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप अब खत्म हो गया, इंटरेस्ट खत्म हो गया। इंटरेस्ट नहीं, अर्जेंटीना के फैन दूसरे नंबर पे लियारी में अर्जेंटीना के बहुत सारे फैन हैं और अर्जेंटीना की टीम भी काफ़ी बेहतर टीम है। जैसे वो जीती मिस्र, उसके बारे में बात करें, बेगम साहब से बात करें, फिर इससे बात करें। बेगम साहब, जिस तरह से एरिल
हॉलैंड का जिक्र कर रहे हैं कि वो जो तवील कामत फुटबॉलर नॉर्वे के, और उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, आप समझते हैं कि अभी इस टूर्नामेंट में कई ऐसे फुटबॉलर्स हैं कि जो अब आइंदा वर्ल्ड कप में एक्शन में नज़र नहीं आएंगे। चाहे आप इसको अपना पुर्तगाल वाले को देख लें, रोनाल्डो को देख लें, फिर मेसी को देख लें, नेमार को देख लें, कई ऐसे फुटबॉलर हैं जो, और फिर जो नॉयर जो गोलकीपर था जर्मनी का, वो भी रिटायरमेंट समझ लीजिए, वो अगले वर्ल्ड कप में मुश्किल नज़र आएगा। और फिर इस वर्ल्ड कप में आप समझते हैं कौन सा स्टार आपको नज़र आ रहा है इस वर्ल्ड कप में? देखिए, मैं अगर समझता हूँ तो वाकई इस वक्त जो है मोरक्को की जो टीम है उसने वाकई बहुत शानदार कारकर्दगी पेश की है। आपको याद होगा कि प्री क्वार्टर फाइनल में भी उसने कनाडा जैसी टीम को 3-0 से मतलब शिकस्त दी थी। और फिर ये कि उनका जो स्क्वाड है, स्टेमिना के हवाले से जो स्टार कौन नजर आ रहा है आपको ओवरऑल? इसमें मुझे नजर आता है हकीमी भी बहुत कुछ कर सकता है। और दीगर टीमों में से कौन सा आपको नजर आ रहा है? अच्छा, डियाज इनका बहुत अच्छा प्लेयर है मोरक्को का, डियाज है और अशरफी है, ये बहुत अच्छा खेलते हैं, ये बहुत अच्छा खेलते हैं। तो उम्मीद यही है, और जिसे अभी उन्होंने साबका मैचों में अपनी कारकर्दगी दिखाई है, तो वाकई लगता है कि वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा कोई परफॉर्म करके देंगे। लेकिन अगर आप देखें अर्जेंटाइन की टीम को, मेसी लेकर चल रहा है पूरी टीम को, और मेसी ने बराबर भी कराया, गोल किया भी। लेकिन मिस्र के खिलाफ जो कंट्रोवर्सी हुई, जो फ्रांसीसी रेफरी है फ्रैंकोइस लेटेक्सर, हाँ वो जो है उसको जेयर भी पढ़ते हैं, लेटेक्सर भी पढ़ते हैं, वो लॉयर है पेशे के एतबार से, 37 साल उसकी उम्र है। 2017 में वो इस रेफरिंग में आया, लेकिन जिस तरह उससे कोई कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। आपने कभी देखा कि येलो कार्ड किसी टीम की मैनेजमेंट को भी दिखा दिया गया? ये मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, ये होता है मैच के टेम्परामेंट के बाद, मैच का जो इंटेंसिटी हो रहा होता है, आप देखें उसने डिफरेंशिएट नहीं किया कि यार आप ये देखें इम्पार्शियलिटी खत्म हो गई है। आप एक तरफ अर्जेंटाइन के खिलाड़ी फाउल करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, वो कुछ आप नहीं दे रहा था। येलो, पूरे अर्जेंटाइन की टीम ने 11 प्लेयर खेल रहे थे, फाउल पर फाउल भी कमिट कर रहे थे, लेकिन एक भी येलो कार्ड शो नहीं किया। और दूसरी तरफ आप देखें इजिप्ट की प्लेयरों को जो है ना फाउल पर येलो कार्ड भी शो किया रहा था, उन पर शाउट भी कर रहा था ये रेफरी। कई ओकेजन पर देखा गया ये शाउट कर रहा था, जिस पर इजिप्ट के प्लेयरों ने एहतजाज भी किया। और वो गोल जो हुआ है मुस्तफा जीको का, जो गोल जो डिसअलाउ किया। लेकिन ये बताइए कि वीडियो एनालिस्ट रेफरी वीएआर के जरिए, क्या वीएआर का पर्पस क्या है? कि एक तो बॉक्स में अगर कोई फाउल होता है तो पेनल्टी वगैरह क्या, कोई गोल भी रिजेक्ट नहीं कर सकता? असिस्टेंट रेफरी का जो कयाम अमल में लाया गया, जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया 2010 के वर्ल्ड कप में, फ्रैंक लैम्पार्ड का जो गोल डिसअलाउ होता है, जो बॉक्स के अंदर 2010 के वर्ल्ड कप, वो गोल हो चुका होता है, लेकिन रेफरी के जजमेंट में नहीं आता है। लेकिन बाद में कैमरे के नज़र में जो रिप्ले चेक किया गया तो ये बॉल गोल था। इस किस्म के जो फैसले हुए थे जिसकी वजह से वीएआर लॉन्च हुआ। अब वीएआर का टोटली गलत इस्तेमाल हो रहा है बहुत से जगह पे। आप देखें, अब 22 खिलाड़ी खेल रहे हैं, रेफरी के हाथ में वेसल है, और ये एक फाउल आपके 6 यार्ड में आप खड़े हो, 6 या 10 यार्ड के सामने आपके सामने फाउल कमिट हो रहा है, तो आप एट द मोमेंट वो फाउल नहीं ले रहे। अब वो बंदा बाल जो है इंटरसेप्ट करके जाता है 110 यार्ड, वो कवर करके डिस्टेंस वहां के स्पीड के साथ काउंटर अटैक पे वो मुस्तफा जीको लड़का गोल करता है, आप उसके गोल को डिसअलाउ करते हैं। इस पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। रेफरी का काम था ये, वीएआर का बिल्कुल काम नहीं था। अगर वो फाउल था, ये और ये भी कहा जा रहा है अगर ये स्पेनिश ला लीगा या प्रीमियर लीग का मैच होता तो वहां के रेफरी हरगिज़ इसको फाउल नहीं लेते, वो गोल लेते इसको। अच्छा, इजिप्ट ने ऑफिशियली कंप्लेंट भी लॉन्च की है वो फीफा के पास कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है। आप क्या समझते हैं, इस तरह की अगर शिकायत की जाए तो क्या फीफा कोई एक्शन लेती है? लेकिन अब तो पानी सर से गुजर चुका है, मिस्र की टीम आउट हो चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं इकबाल साहब। देखिए, ये तो सभी दुनिया जानती है कि वीआर टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। इसने मतलब अहम मैचों में जो फैसले हुए, और हम ना सिर्फ ये बल्कि दुनिया का मीडिया और दुनिया के जो फुटबॉल के शायकीन थे वो अब बिल्कुल इसके ऊपर जो है मतलब जो है तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि ये फैसला जो है, अच्छा सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं ये समझता हूँ कि वो जो रेफरी खुद जाके जो वो इसके ऊपर इतना प्रेशर होता है और वो खुद जाके जो डिसाइड करता है, तो अगर कितना ही अच्छा हो कि जैसे अगर क्रिकेट की तरह से कि थर्ड एम्पायर जो है वो टेक्निकली मतलब एडवांटेज लेके अगर उसके साथ अगर वो डिसाइड करे तो कितना ही अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतरीन होगा। इसको इस पे थोड़ा सा फीफा को जो है वो थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए अपनी चीज़ों को। इतनी कंट्रोवर्सीज आ गई कि न्यूयॉर्क का मेयर भी बयान दे रहा है, दुरान ममनानी, कि भाई मतलब आप देखेंगे ज्यादती हुई मिस्र के साथ, तो पूरी दुनिया में आप समझते हैं इससे फीफा की रेपुटेशन बहुत खराब हुई। देखिए, वो जो लॉजिक वाली जो बात इजिप्ट के कोच ने जो कही है, उसमें लॉजिक हमें नजर आता है। पहले मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था कि फीफा एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और जनरल सी फंडिंग करती
देती है पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ को, और उसको वो बिल्कुल न्यूट्रल रहती है। अब उसका स्टेटमेंट जो है उसमें लॉजिक मुझे ज़ाती तौर पर नज़र आ रहा है कि उसने कहा ये मार्केटिंग के लिए सब कुछ हो रहा है कि अर्जेंटीना को फाइनल में लाने का मकसद है। लियोनेल मेसी एक ग्लोबल फिगर है, उसके फ़ैन फॉलोइंग पूरे दुनिया में ज़्यादा है जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, लेकिन पुर्तगाल तो बाहर हो गई। अब इनको मुकम्मल सपोर्ट हासिल है कि टिकट के जो प्राइस है वो डबल हो जाएंगे और टिकट तकरीबन बिक जाएंगे। तो उनके बाद में कहीं ना कहीं मुझे लॉजिक नज़र आया कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के बाद में वजन है। बाकी इसके अलावा जहाँ तक रेफरीशिप की बात है वो इंडिविजुअली प्रेशर में आ गए हो गए, उन्होंने जो है ना वो गोल डिसअलाउ किया। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। औरंगजेब शामीर और ज़ैगम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद अपने इन दोनों मेहमानों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर अपने दोनों मेहमानों इंटरनेशनल फुटबॉलर औरंगजेब शामीर और उनके साथ मौजूद हैं फुटबॉल एनालिस्ट ज़ैगम अब्बास। इन दोनों के साथ आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि जितनी कंट्रोवर्सीज़ इस वर्ल्ड कप में हुई हैं उतनी कभी हमने नहीं देखी, हालांकि हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा, जिस तरह औरंगजेब कह रहे थे कि फीफा का भी रोल है कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक और चीज़ जो फीफा पे बड़ी तनकीद हो रही है कि रेड कार्ड दिखाया गया अमेरिका के खिलाड़ी को और फिर बाद में सस्पेंड कर दिया गया। ऐसा कभी देखा है आपने? नहीं, ये तारीख में कभी भी नहीं हुआ है। अगर किसी खिलाड़ी को सस्पेंड किया गया है तो अगर वो रेड कार्ड की नौयत का फाउल था तो उसको नेक्स्ट मैच जो है ना वो सस्पेंशन का सामना करना पड़ा था। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ाती तौर पर रिक्वेस्ट करते हुए फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे खिलाड़ी का जो रेड कार्ड हुआ उसको रिव्यू कर दो, हमारा अहम प्लेयर है वो 3 गोल स्कोर कर चुका है। तो इस तरह से किसी भी मुल्क का सरबराह कर सकता है। इसके बाद इंग्लैंड के कोच थॉमस तुशल ने स्टेटमेंट दिया था कि अभी मेरा जो डिफेंडर है वो भी रेड कार्ड हुआ, उसका भी रिव्यू ले ले। लेकिन वहाँ फीफा की टेक्निकल एक बॉडी है जो वो सारे डिसिप्लिनरी कमेटी चीज़ों को देखती है, इनके हवाले करते हैं। जाहिर सी बात है बैकडोर चैनल से वो मैनिपुलेट भी करते हैं। इन्फेंटिनो ने आर्टिकल 27 का हवाला दिया है। 1962 में ब्राज़ील के खिलाड़ी को रेड कार्ड का सामना करना पड़ा और सस्पेंशन का भी सामना था, लेकिन रिव्यू लेने के बाद पता चला वो रेड कार्ड की नौयत का फाउल नहीं था। उन्होंने 1962 का हवाला दिया था। फिर ये डिफरेंट केस है, ये बिल्कुल रेड कार्ड की नौयत का फाउल था जो सस्पेंशन था। तो आर्टिकल 27 का उन्होंने हवाला दिया था कि अगर हम रिव्यू लेते हैं तो रेड कार्ड की नौयत का फाउल नहीं था तो सस्पेंशन खत्म हो सकता है। लेकिन अच्छा एक थोड़ा सा वो बात इनको उसको कंटिन्यू करूं। सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है वो उस वजह से हुई कि जो व्हाइट हाउस से जो वो डिसीजन हुआ, मतलब फीफा की हाउस से जो चला गया, उसकी वजह से वो और ज्यादा मुतनाज़ हो गया। अगर यूएसए फुटबॉल एसोसिएशन खुद कुछ करती फेडरेशन उनकी तो समझ में आता है, समझ में उन्होंने अपील की है। हाँ, और फिर दूसरी ये कि फीफा की जो अपनी टेक्निकली कमेटी थी उसके अपने बायलॉज थे, तो उसको अगर वो अनाउंस करते तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, इतना कंट्रोवर्सी नहीं होती क्रिएट। लेकिन इस वजह से जो है, अच्छा ये फिर जब ताने माने मिला के देखेंगे तो अब आप देखेंगे ईरान की टीम को और करके देखें कितनी तरीके से कितना टफ उनको कि मैच खेलने के बाद जो है वो वापस ट्रेवलिंग करते थे मैक्सिको, क्योंकि वहाँ रह नहीं सकते थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी इसने वाकई फीफा की जो इस टूर्नामेंट को खासा मुतासिर किया। ईरान की टीम तो नोट भी लिख कर गई है, आपने देखा होगा जब वो यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने नोट भी लिखा। हालांकि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इसी मिस्र के सामने उनका जो गोल डिसअलाउ किया था, आज इसी मिस्र को कंट्रोवर्सी का सामना है। तो ऐसे बहुत से मामला थे। हमने देखा फीफा बेयार और मददगार नजर आई अमेरिकन स्टेट के सामने, स्टेट डिपार्टमेंट के हेड के सामने। वीज़ा तक इशूज़ नहीं किए ईरान के ऑफिशियल, बकाया जो ऑफिशियल रहते तो उनको वीज़ा तक इशू नहीं किया गया, और सेनेगल के खिलाड़ियों का स्क्रीनिंग तक किया गया। मतलब मिस ट्रीटमेंट के भी वाक़यात सामने आए हैं। मैं नहीं समझता इन फ्यूचर फीफा जो है होस्टिंग राइट यूएसए को देगी। बहरहाल मार्केटिंग की जहाँ तक ये बात है, सबसे महंगे टिकट यूएसए के वर्ल्ड कप में सही तो उसमें आप हो सकता है कि फीफा मार्केटिंग के हवाले से उन ममालिक को वर्ल्ड कप की होस्टिंग के राइट देखो, क्योंकि फीफा रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है, और उन सारा जो सारा जो रेवेन्यू होता है वो हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ताकि हमारे जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम तो खा जाते हैं गोल्ड इसमें तो डॉलर्स। आप मुझे बताइए ना, तो फिर ऐसे रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करने के 1.25 बिलियन पाकिस्तान को सालाना मिलते हैं, $1 मिलियन पाकिस्तान फीफा फॉरवर्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 12 लाख डॉलर तकरीबन इतने होते हैं सालाना मिलता है, ताकि आप अपने जो है ना फुटबॉल को प्रमोट करें और डोमेस्टिक लीग को स्ट्रॉन्ग करें। तो हमारे तो ओहदेदारान अपने आप को प्रमोट कर, ये तो आप उन ओहदेदारों को, सर मेरी तो पर्सनली जाती रिक्वेस्ट है, मिर्जा इकबाल साहब आपका बहुत बड़ा शो है, आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है, पूरी दुनिया में देखा जाता है। पाकिस्तानी डायस्पोरा था, मोहसिन गिलानी साहब बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे हैं, मैं समझता हूँ उनका
देखें अब तक मैं उन पर फुटबॉल से इल्जाम इस attach वजह- रहे हैं माजी वो में। एएफसी में काम भी हाँ, कर चुके बिल्कुल। हैं, अब तक उनके कोई ऐसे वाकयात सामने, माजी में अरुण मलिक था, वो हम आप उसको डिस्कस करते लेकिन उसका दस्ते-राज शाहिद खोकर तो शायद खोकर अभी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, वो आपके अच्छे सब दोस्त कुछ भी कर रहे हैं। हैं, अभी अच्छे इलेक्शन, अभी होटल में इस्लामाबाद में कहा वो इलेक्शन किसी के दोस्त नहीं, ओहदे के दोस्त हैं अपने, ये भी बता दो वो आप। मैं जानता हूँ ना इनको। अच्छा। लेकिन हम दोबारा इसकी तरफ आते हैं। अब आप क्या देखते हैं, जो जिस तरह से मैंने कहा कि 6 टीमें जो हैं हाँ, वो यूरोप यूरोप की की हैं, है, 2 बिल्कुल। टीमें, एक साउथ अमेरिकन टीम है और एक अफ्रीकन टीम है। ओवरऑल आप समझते हैं इंग्लैंड के चांसेस क्या देखते हैं? देखें इंग्लैंड के बारे में कहते हैं कि इट्स टाइम टू कम होम, जहाँ से फुटबॉल शुरू हुआ है 1966, उनके पास एक ब्लैक एंड व्हाइट कप है और आज उनकी टीम इस पोजीशन में है। इंग्लैंड की टीम को मैं इस वजह से रेट दूंगा, इंग्लैंड की टीम ने मैक्सिको को हराया, 3 गोल से हराया है और हैरी केन ने शानदार गोल किया पेनल्टी किक पर। और इंग्लैंड की टीम ने हाई एल्टीट्यूड में मैच खेला जहां सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। सही। इंग्लैंड की टीम के पास एक बहुत ही अच्छा स्क्वाड है और उनका डिस्पोजल भी स्ट्रांग है। उनके पास नॉर्वे से कैसा technical रहेगा कोच- उनका? टफ नॉर्वे मैच के होगा? और इंग्लैंड के बारे में के मैच के बारे में इतना कहूँगा, बड़ा क्लासिक मैच देखने को मिलेगा क्योंकि नॉर्वे की टीम जिस गेम का डिस्प्ले नॉर्वे ने किया है, तो मैं समझता हूँ नॉर्वे और इंग्लैंड का मैच दिलचस्प होगा और ये मैच जो है बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम में चले जाने वाला या पेनल्टी किक पर चले जाने मैच है। सही। ये कोई वन साइडेड मैच नहीं होगा। अर्जेंटाइन स्विट्जरलैंड का क्वार्टर फाइनल आप कैसे देखते ये तो उसकी किस्मत बड़ी अच्छी हो गई, पोल उसको बहुत अच्छा मिल गया और वो आसानी इसको शिकस्त दे देगा। मुझे तो ये लगता है क्योंकि जो इस वक्त मैसी की जो सूरत हाल चल रही है और क्योंकि उनको एक साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज भी है कि जाहिर है कि वो बड़े अच्छे उससे वो जीत चुके हैं मिस्र से, तो मैं समझता हूँ कि स्विट्जरलैंड की टीम उनके बहुत आसानी से जो है ना वो मैच जीत लेंगे हैं ये अपने अर्जेंटाइन वाले? अर्जेंटीना, क्योंकि पोल इतना अच्छा उनका पड़ गया। लेकिन अगर हम देखें जैगम साहब के इस वर्ल्ड प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद औरंगजेब शामिर और जैगम अब्बास के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। अब वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की जो रेस है सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए, कि क्वार्टर फाइनल्स 4 होंगे, 8 टीमें जो है आ चुकी हैं। 48 टीमों ने इस टूर्नामेंट में जब इसका आगाज़ हुआ तो हिस्सा लेना शुरू किया, फिर राउंड ऑफ 16 आया, नॉकआउट आए और अब 8 टीमें बाकी रह गई हैं। हम इस हवाले से बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं जो क्वार्टर फाइनल मैच है बेल्जियम वर्सेस स्पेन, उसको कैसे देखते हैं आप? इकबाल साहब, स्पेन की टीम का मैच जो पुर्तगाल के सामने हुआ, देखें हर Tough match हुआ। टीम का एक स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ होता है, क्वालिटी होता है और टेक्निकलिटीज होता है, वो पता चल जाता है कि इस टीम का वेट कितना है। स्पेन की टीम का आपको वेट पुर्तगाल के सामने अंदाजा हो गया। पुर्तगाल की टीम फाइनल थर्ड में एक बॉल भी नहीं खेलकर, लोग कहते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने परफॉर्मेंस नहीं दिया या उसके खिलाड़ियों ने उसका साथ नहीं दिया। स्पेन की टीम के डिफेंस बिल्कुल पैक होकर कह रहे थे और स्पेन की टीम टैक्टिकली लिहाज से हावी थी पुर्तगाल पर। ये आप देखें कि ये 8 टीमें जो जिस तरह से कि फ्रांस है, मोरक्को है, स्पेन, बेल्जियम, उसके बाद नॉर्वे, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड, इन 8 टीमों में से आप किसको देखते हैं कि सरप्राइजिंगली वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई? सरप्राइज पैकेज में मैं कह रहा हूं नॉर्वे और इंग्लैंड का मैच जो मैं समझ रहा हूं, लेकिन इंग्लैंड की टीम फेवरेट नहीं, इनमें पहुंची जो बाकी टीमों को पीछे छोड़कर नॉर्वे का तवक्को रख रहे थे। नॉर्वे से एक्सपेक्टेशन इस वजह से है कि इन्होंने ब्राजील की टीम को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया, आउट नंबर कर दिया। नहीं, शुरू होने से पहले अभी तो उन्होंने अभी तो बिल्कुल लेकिन शुरू होने से पहले आप तवक्को कर रहे थे? नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था नॉर्वे की टीम। स्विट्जरलैंड से मैं कह रहा हूँ कोलंबिया फेवरेट थी इस मैच में, कोलंबिया की टीम फेवरेट थी और स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया, आप जैगम साहब जैसे कह रहे हैं ना, स्विट्जरलैंड का अर्जेंटीना के सामने कोई आसान मैच नहीं होगा। मिस्र की टीम भी अंडरडॉग थी, लीग के 2 मैचेस उन्होंने ड्रा खेले हैं, 2 मैचेस ड्रा खेले हैं। तो आप अर्जेंटीना के सामने स्विट्जरलैंड को भी आसान मत समझे, काफी अच्छे मैचेस होंगे। क्वार्टर फाइनल मैच मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ, बिल्कुल जान मारते हैं सारे, जान मारते हैं, लेकिन यहाँ वही बात आ जाती है जो ना कैरेक्टर भी मैटर करता है। उनके पास वो कैरेक्टर इतने नहीं, अर्जेंटीना के पास कैरेक्टर है। बेल्जियम को कैसे देखते हैं? बेल्जियम के लिए इतनी अच्छी बात स्पेन से है उसका कि मुकाबला। देखिए वो हमेशा जो अगर आप फीफा रैंकिंग में देखें तो तकरीबन पिछले काफ़ी सालों से वो लास्ट वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट है स्पेन की टीम, जो कतर में जिसको हराकर जो अर्जेंटाइन जीता था वर्ल्ड कप। तो स्पेन और बेल्जियम के आप मैच को कैसे देखते? बहुत टफ मैच होगा और आप यकीन जाने कि मुझे लगता है कि इसमें से जो स्पेन जो है ना वो जीत जाएगा। उसकी वजह है कि उसका मोरली इसका बहुत इस वक्त हाई है। अच्छा। और उसका जो उनका आपस का जो कम्बिनेशन है ना, देखें सारा तो तकरीबन मशहूर है कि आधा तो बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, ये सारे प्लेयर तकरीबन उनके एक साथ खेलते हैं। और फिर मैंने आप ये तस्करा किया, ये शाहनवाज भी कह रहे थे कि हकीकत ये कि शामिर भी कह रहे थे कि उसका जो यमाल है वो वाकई बहुत कुछ करके दिखा सकता है। बेल्जियम को करिश्माती प्लेयर है।
बेल्जियम ब्लैक हॉर्स की हैसियत से वर्ल्ड कप में शिरकत करती है, लेकिन तवक्को थी ये क्वार्टर फाइनल के लिए जाएगी, ये क्वार्टर फाइनल तक के टीम है। इसके अलावा जब स्पेन की टीम के साथ इनका मवाजना किया जाता है तो यहाँ पर कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे स्पेन इन पर हावी है, तो स्पेन की टीम इस मैच में फेवरेट है। अच्छा, हाँ, लेकिन आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ बेल्जियम विन दिस मैच। हाँ, लेकिन आप इन टीमों को देखते हुए आप क्या समझते हैं, पेनल्टी किक्स पर अगर मैच जाते हैं तो कौन सी टीम आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नज़र आती है पेनल्टी किक्स के लिए? पेनल्टी किक्स पे गोलकीपर का बड़ा दारोमदार है, और जिस टीम का आप जिक्र कर रहे हैं उस टीम का ही बेहतरीन गोलकीपर है रियल मैड्रिड का गोलकीपर टिबो कोर्टुआ बेल्जियम के गोलकीपर है। अगर ये मैच पेनल्टी किक पर चली जाती है तो बेल्जियम ये मैच जीत सकती है। अच्छा, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि पेनल्टी किक पे तो अमूमन ये है, पुराना अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो बड़े से बड़े प्लेयर, यानी मिस भी हुई है, जीको जैसे प्लेयर ने, पेनल्टी में कोई फेवरेट नहीं होता है, प्लाटिनी जैसे प्लेयर ने जो है मिस कर दी, तो क्योंकि इसमें कुछ कह नहीं सकते, सही, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर फील्ड में गोल हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा। लेकिन अगर फील्ड में गोल नहीं होता, फिर 15-15 मिनट के दो एक्स्ट्रा टाइम तो 2 घंटे यानी 120 मिनट, फिटनेस कितना वाइटल रोल प्ले करती है, और सब्स्टिट्यूशन का क्या है मुझे बताइए थोड़ा सा। 5 सब्स्टिट्यूट होते हैं और 3 अटेम्प्ट होते हैं इसमें। 3 अटेम्प्ट में आप 5 प्लेयर सब्स्टिट्यूट करते हैं। आपने देखा वो शुरू के स्पेल में मराकश के जो प्लेयर है वो निकल गए, और पुर्तगाल की टीम के कमज़ोर पड़ने की वजह सबसे क्या, उनके लेफ्ट बैक जो लामिन यमाल के साइड से खेल रहे थे, आपको पता है वो वहाँ से खींच के ले जा रहा था बाल, और वो उसको रोके रखता था, और वो बच्चा जो लड़का इंग्लैंड वो इंजर्ड हो गया। उसके बाद लामिन यमाल सेकंड हाफ में काफ़ी इफेक्टिव था। मेसी के गिर्द भी 3 उन्होंने लगाए हुए थे, इस तरह से रोनाल्डो को भी उन्होंने बाकायदा। लियोनेल मेसी एक प्लेमेकर की हैसियत से खेल रहे हैं, और बड़े वो कहते हैं शार्प माइंडेड होते हैं। रोनाल्डो बिल्कुल एक ही जगह पे स्ट्राइकर की पोजीशन पे खेलते। लियोनेल मेसी को आप इस वजह से मार्क नहीं कर सकते, उसके साइड है बहुत बिल्कुल शार्प है, और उसको अपने एरिया का पता है, इशारे भी प्लेमेकर की हैसियत से। रगम साहब क्या कहेंगे, लियोनेल मेसी जो है अपनी पास के लिए भी मैंने देखा कि जिस पे गोल हुआ वो दूर से इशारा कर रहा था कि उसको गेंद फेंको। तो इस एक तजुर्बाकार खिलाड़ी का होना और उसकी शार्पनेस जो है वो टीम के लिए कितनी फ़ायदेमंद है? ये बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे दुख और अफसोस जो सारी ज़िंदगी रहेगा वो वाकई मिस्र का ये रहेगा कि अगर इसकी इस्तेलाह में फ़ुटबॉल की आप देखें कि 14 मिनट में बताओ 3 गोल हो गए। एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिल गया, फौरन हाइड्रेशन ब्रेक भी मिल गया। लेकिन तो मेसी का क्या आप कहेंगे? मेसी का मैं कह रहा हूँ मिस्र की तरफ चलेगा। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेसी ने मतलब वहाँ भी करिश्माती वो दिखा दिया, तो उसमें कोई शक नहीं। हाँ, और वाकई के मतलब इतने बड़े कमबैक करना और न सिर्फ बराबर करना बल्कि एक और जीत जाना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी आप सही कह रहे हैं कि वो सब कुछ कर सकता है उसके अंदर। ये वो खिलाड़ी है जो सदियों बाद हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे खिलाड़ी हमें देखना था। मैराडोना के बाद एक लियोनेल मेसी आया जिसने दुनिया फुटबॉल को हैरत में डाल दिया। 7 बलून डोर अवार्ड जीतने वाला खिलाड़ी है। अगर उससे कैरेक्टर या उसके प्लेइंग कैरियर में कोई सवाल करता हो कि ना वो कोई हैमक ही होगा। 8 गोल इसने स्कोर किए, 37 ईयर ओल्ड है। आज वर्ल्ड कप जो अर्जेंटीना फेवरेट है, अर्जेंटीना फेवरेट है। मैं कहता हूँ आप लियोनेल मेसी को हरा दे। मैं आपको मिसाल दूंगा, ये यूएसए में वर्ल्ड कप में फाइनल हुआ था 94 में, अर्जेंटीना की टीम फेवरेट थी। डॉप टेस्ट पॉजिटिव होने की वजह से मैराडोना को बाहर कर दिया गया। ये अर्जेंटीना की टीम राउंड ऑफ 16 तक भी नहीं आ सकी। आज लियोनेल मेसी की वजह से अर्जेंटीना फेवरेट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कैसे देखते हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो आंसू थे जब वो जा रहा था, क्योंकि 6 वर्ल्ड कप खेला और कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप तो उसके क्रेडिट पर है। 20 साल तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी ने स्टेज शेयर किए फुटबॉल का। दोनों 976 गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने स्कोर किए। 976 कोई आसान बात नहीं है। 147 इंटरनेशनल है, 976 क्लब कैरियर के गोल है, और 5 मरतबा बलून डोर जीतने वाला पुर्तगीज बच्चा। तो वो भी तनकीद, मेरे ख्याल में उस पर भी तनकीद बिल्कुल नाजायज जाती है। अगर किसी ने मेसी को कम्पीट किया है तो वो रोनाल्डो है। बल्कि कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में कि उसने 3 मुख्तलिफ कंट्रीज में जाके अपने आप को साबित किया। आप क्या कहेंगे रोनाल्डो के बारे में? बिल्कुल, देखिए रोनाल्डो का ये थोड़ा सा जरूर हुआ कि सारी दुनिया ने ये देखा कि जो मैच से जो अंदाजा हो रहा था कि 10 खिलाड़ी एक तरफ खेल रहे थे और रोनाल्डो जो था वो अकेला एक तरफ खेल रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ इतना बड़ा वो प्लेयर है उससे कहीं बड़ा वो कैरियर। हाँ बिल्कुल। इस पर हम मजीद आइंदा आने वाले मैचेस में जो फुटबॉल के होंगे औरंगजेब शामिर से बात करेंगे, जैगम अब्बास साहब से बात करेंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुँची। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।